हेलो फ्रेंड्स, प्राइसलेस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि हर साल जो है क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़े हुए भी हैं आपके फ्रांस के बारे में, 9th में पढ़कर आए हुए। उसका सेकेंड भाग आपको 10th में दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि सभी को पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिया है 1788 है, 1789 है, 1790 है और 1792 है। तो इसमें आपको फ्रांस के क्रांति के बारे में बताना है, इसकी घटना कब हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1789 होगा। ये 1789 होगा, ये 1789 होगा। ठीक है, इसकी घटना डेट से जगह है तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को ये घटना हुई थी। क्योंकि उस समय जो लुई 16 था, लुई 16वां फ्रांस का शासक था। उससे पहले आपके पढ़े होंगे तो लुई 14, लुई 15, लुई 16। क्योंकि जब 16 आया था पूरा फ्रांस का राजकोष खाली हो चुका था और मजबूरन जो है अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए टैक्स लाया था। ठीक है, तो ये आपका जो पहले के क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो 1789, 14 जुलाई 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो आपको यहाँ बताना है नेपोलियन किस देश से संबंधित था। ठीक है, तो आपको फ्रांस दिया हुआ है, जर्मनी दिया हुआ है, जापान दिया हुआ है, रूस दिया हुआ है। तो बताना है नेपोलियन का जो संबंध है वो किससे था। ठीक है, तो जो नेपोलियन का संबंध था, क्योंकि नेपोलियन जब 1804 में आया था, फ्रांस का शासक बना था, उस समय ये खुद को वहां से अपने आप को राजा घोषित कर लिया था और फ्रांस का बन गया था शासक। ये आया था, ये संबंधित जो होगा तो वो फ्रांस से होगा, ये फ्रांस से होगा इसका, जिसका संबंध होगा फ्रांस से। क्योंकि जब नेपोलियन आया था तो ये आया था आपका ये 1804 में, ये 1804 में आया था। अपने आप को फ्रांस का क्या घोषित किया था, शासक। ये फ्रांस का शासक था, ये शासक। ठीक है, ये फ्रांस का शासक था। तो इस तरह से नेपोलियन का जो संबंध होगा वो फ्रांस से होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना था, तो 1804 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। देखिए, यहाँ पर जब नेपोलियन आया था तो नेपोलियन अपने साथ लेकर आया था नेपोलियन संहिता, और इसी का एक नाम और है नागरिक संहिता, क्योंकि नेपोलियन संहिता में कुछ बदलाव लेकर आया था नेपोलियन। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब आया था, क्योंकि मैं आपको ऊपर लिखा हुई हूँ कि नेपोलियन संहिता कब आया था। क्योंकि जैसे आपका ऑप्शन दिया है 1804 है, 1805 में है, या 1807 में, 1806 में है। तो आपको फ्रांस में नेपोलियन संहिता के बारे में बताना है कि नेपोलियन संहिता कब आया था। तो जो इसका ऑप्शन होगा आपका सही होगा ऑप्शन ये 1804 में होगा, ये 1804 में होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1804 से 1815 तक फ्रांस का शासक कौन रहा। तो फ्रांस का जो शासक था, फ्रांस का शासक नेपोलियन रहा, नेपोलियन। ठीक है, फिर बाद में क्या, नेपोलियन जो है 1815 में ही एक युद्ध हुआ था, और युद्ध का नाम था, ये युद्ध था वाटरलू। ये युद्ध था वाटरलू, इसी में नेपोलियन ने हार गया था। ठीक है, नेपोलियन की इसमें वाटरलू के युद्ध में हार चुका था। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाटरलू की युद्ध कब हुआ था। अगर पूछ ले वाटरलू की युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो आपका ये 1815 में बताना है। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। देखिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बताया हूँ कि यह नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो यहाँ पर लिखा हूँ नेपोलियन जो है 1815 में हारा था। और अगर युद्ध पूछेगा युद्ध कौन सा है, तो वो युद्ध होगा वो वाटरलू का युद्ध होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को दिया हुआ है 1815, 1816, 1817 या 1806 में।
तो आपको पता हो गया कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन को जो पराजय हुई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा 1815। नेपोलियन हार गया था, फ्रांस से इसका सत्ता खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1815। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, जोल्वेराइन का गठन किस वर्ष किया गया था या कब किया गया था। तो आपको बताना है जोल्वेराइन। अब जोल्वेराइन जो है एक प्रकार का जर्मनी का एक शुल्क संघ था। ठीक है, तो इसके स्थापना बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन दिया है 1836 है, 1835 है, 1834 है या 1833 है। तो जोल्वेराइन का जो गठन किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर होगा आपका सही। ये सी नंबर आपका सही होगा, जोल्वेराइन। अब आपका जोल्वेराइन क्या है, ये जोल्वेराइन एक प्रकार का जर्मन शुल्क संघ था, शुल्क संघ। और इसमें ज़्यादातर जर्मनी के ही लोग शामिल थे, इसमें ज़्यादातर जर्मनी के ही लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये आपका जोल्वेराइन का गठन पूछा हुआ है, कब हुआ था, 1834 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो आपको बताना है वियना सम्मेलन, और वियना सम्मेलन कब हुआ था। कभी भी क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर भी लिखने के लिए देता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, और इस वियना सम्मेलन में कौन कौन सी घटनाएं यानी क्या क्या हुआ था, आपको इसमें लिखने के लिए आता है वियना सम्मेलन। लेकिन आपको एमसीक्यू में दे देता है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था। तो बताना आपको वियना सम्मेलन था तो उसकी मेजबानी करने वाला कौन था। तो इसका ऑप्शन में दिया है मेटरनिक दिया है, गैरीबाल्डी दिया है, यहाँ रूसो बना लीजिएगा, यहाँ रूसो बना लीजिएगा, इसको रूसो बना लीजिएगा, रूसो। ठीक है, तो गैरीबाल्डी, रूसो या मैथनी। तो वियना सम्मेलन का जो मेजबानी किया था ये मेटरनिक ने किया था, मेटरनिक ने। ठीक है, और अगर वियना सम्मेलन कब हुआ था, देखना वियना सम्मेलन का मेजबानी पूछेगा तो ये मेटरनिक होगा। और अगर वियना सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो ये वियना सम्मेलन जो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया में हुआ, वियना में हुआ था, सॉरी ये आपका वियना में हुआ था। ठीक है, अब कब हुआ था वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन जब हुआ था आपका 1815 में, वियना सम्मेलन ये हुआ था आपका 1815 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1815 में हुआ था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा ए सही होगा। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 7वें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। तो आपको बताना है कि आर्थिक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था। तो आर्थिक मंदी आपका अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपका ऑप्शन भी दिया था। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें आर्थिक महामंदी कब आया था। तो दिया है कि 1930 में हुआ था या 1929 में, 1922 और 1920। तो सही आपका ऑप्शन जो होगा ये 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यानी कि आर्थिक महामंदी 1929 में आया था। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक महामंदी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ भी है अगले साल जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, तो उसमें आपको दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक महामंदी से, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वें क्वेश्चन पर। कहा जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उसमें जर्मनी अलग अलग भागों में अलग अलग विभक्त था। उसमें जर्मनी 39 महासंघों का एक राज्य था, जिसमें बाद में एक ऑटोमन बिस्मार्क जो है जर्मनी को एक करने के लिए एकीकरण में अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में भूमिका किसका रहा। तो इसमें आपको ऑप्शन ए दिया है, या बिस्मार्क है, गैरीबाल्डी है, बी उसके बाद लुइस सोलामा है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि इसमें आपका जर्मनी के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन दिया है, तो ये आपका इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वो आपका ऑटोमन बिस्मार्क, ये ऑटोमन बिस्मार्क होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इटली से और जर्मनी से ये जरूर पूछते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण कब हुआ था। तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर उठा पाएँ। इससे 1-2 क्वेश्चन बहुत अधिक संभावना होती है आने की। ठीक है, तो आप
का प्रयास रहे कि इटली और जर्मनी अच्छे से पढ़िए और उसको तैयार करिए। इससे क्वेश्चन आते हैं, लिखने के भी आता है कि इटली के एकीकरण कब हुआ था और किसका योगदान रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑटोमन बिस्मार्क होगा। ठीक, 9वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से संबंधित है। तो देखिए इसमें आपको बताना है इटली के एकीकरण से संबंधित, यानी कौन संबंधित है इटली के एकीकरण से। ठीक है, देखिए आपका है बिस्मार्क, मैसनी, गैरीबाल्डी और डी दिया है बी और सी, तो दोनों। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कि एक इटली के एकीकरण से कौन कौन संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा इसमें तो इटली से संबंधित है आपका मैसनी भी रहा, मैसनी भी रहा और जोसेफ गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, ये गैरीबाल्डी रहा, गैरीबाल्डी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी और सी दोनों सही होगा। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इटली के एकीकरण से संबंधित है। आपको ध्यान रखिएगा, दोनों आपको देता है, या तो एक क्वेश्चन देता है कि एक ही ऑप्शन देगा जिसमें आपका मैसनी भी रहेगा। अगर गैरीबाल्डी नहीं दिया है, मैसनी दिया है, तो मैसनी ही इटली से संबंधित है एकीकरण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है इटली का एकीकरण कब हुआ था। देखिए ये इटली का एकीकरण से संबंधित पूछा हुआ, कौन संबंधित है इटली के एक करने में, किसका योगदान रहा। अब पूछ दिया है कि कौन इटली के एकीकरण से, इटली के एकीकरण कब हुआ था, ये बताना है कब, किस सन में हुआ था। तो सन आपको बताना है, जो सन होगा आपका 1871 है, 1867 है, 1870 है और 1865 है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 1871 में, 1871 में क्या हुआ था, इटली के एकीकरण हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए इटली भी उस समय 7 अलग अलग राज्यों में विभक्त था, इसलिए इटली को भी एक करने के लिए कौन आए थे भाई, इसमें इटली के एकीकरण में मैसनी भी रहा, गैरीबाल्डी भी रहा। तो दोनों आपका ऑप्शन सही है इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर दिया गया इटली के एकीकरण किसने किया था तो मैसनी भी हो जाएंगे, गैरीबाल्डी भी हो जाएंगे। अब किस सन में हुआ था तो आपको वो 1871 में इटली का एकीकरण था, इटली को एक राष्ट्र बनाया गया 1871 में। ठीक है, ये आपके ये क्वेश्चन रहे हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने के अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसका लाभ मिल पाए और अच्छे नंबर आप उठा पाए एसएसटी के। ठीक है, धन्यवाद।